IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसे में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर लगातार एनसीईआरटी और सारे सब्जेक्ट क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के जो है क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। ये पार्ट 1 है। इसी तरह के क्वेश्चन हम आपको ला के प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, ठीक है। और सारी एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी में चैप्टर आपने पढ़ा है उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ पर बेसिक पूछे गए हैं। और बिल्कुल जो है बीपीएससी जो न्यू पैटर्न का है, यूपीएससी जो न्यू पैटर्न है, यूपीपीसीएस न्यू पैटर्न है, सबके लिए ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप लोग जरूर पूछिएगा। हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन, आप लोग अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, आदि मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पशुओं की हड्डियों से बने औजारों का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? कश्मीर घाटी से मिलता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है, कश्मीर की घाटी से। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा खोजी गई प्रथम धातु तांबा थी, इसमें किसके मिश्रण से कांसा निर्माण होता था? याद रखना, कांसे का निर्माण हड़प्पा सभ्यता में किया गया, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और तांबे में टीन को मिलाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो तांबे में टीन को मिला करके एक नई धातु बनाई गई थी, कांसा बनाया गया था। और कांसे का प्रयोग पहली बार हड़प्पा सभ्यता में किया गया था। कांसे की मूर्तियां बनती थी, कांसे के बर्तन बनते थे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है ये। तीसरा क्वेश्चन है, यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ये 4 क्षेत्र दिए गए हैं, उन्हीं की विशेषताओं को यहाँ पर क्वेश्चन में बताया जा रहा है। तो लिखा है, यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल क्षेत्र है। तो बोलन दर्रा कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है, जो है ये आपका जो वहाँ के सुलेमान और किरथर पहाड़ी है उसी के बीच में है। यहाँ की स्त्री पुरुषों ने इस क्षेत्र में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। कब्रों में मनुष्यों के साथ बकरी को दफनाने से उनकी इस आस्था को बल मिला कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इस कथन या विवरण जो है इस नवपाषाणिक स्थल से सटीक विवरण है। तो ये किस नवपाषाणिक स्थल की विशेषता को बता रहा है? तो ये मेहरगढ़ को बता रहा है। तो मेहरगढ़ आज वर्तमान पाकिस्तान में है। तो ये उसी की विशेषता बताई जा रही है जहाँ पहली बार गेहूं और जौ की खेती की शुरुआत हुई थी। और ये बोलन दर्रे के पास स्थित है, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और ये लिखा है, दाओ जली जो है हेडिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्राचीन काल का क्षेत्र है। तो लिखा है, यह ब्रह्मपुत्र की घाटी में स्थित है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ से जो है लकड़ी के अवशेष, इसे जो है जो काष्ठम लिखा है लकड़ी के अवशेष कहते हैं, कि औजार और बर्तन मिले हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1, 2, 3, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? तो ये आसाम में है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। याद रखना, कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए आप लोगों से तो सत्य है पूछा जा रहा है या असत्य पूछा जा रहा है, पहले आप लोग इसी पर ध्यान दिया करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं। तो यहाँ सत्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ लिखा है, जो है पहला ऑप्शन है, नवपाषाण काल में कुत्तों को सबसे पहले पालतू बनाया गया। बिल्कुल सही है। महागढ़ा और जो है पेचमपल्ली से कृषि कार्य के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल सही है। तो महागढ़ा कहाँ पे है? तो ये आपका जो है इलाहाबाद में है, ठीक है। और पेचमपल्ली कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में है। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। तो जो है ये भी आपका क्या है? तो ये भी आपका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। 1, 2, 3 तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा स्थल गणेश्वर जो राजस्थान में स्थित तांबा आपूर्ति केंद्र था का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? तो यहाँ से हमें 2-3 चीज समझना है। पहले बात, इसका उत्खनन कौन कराया था? तो आरसी अग्रवाल ने कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लेकिन अगर पूछा जाए जो है गणेश्वर है कहाँ पर, तो एक तो याद रखना ये राजस्थान में है। और ये कैसा स्थल है? तो ये हड़प्पा का स्थल है। और क्यों प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है इसी तरह के बना करके। तो इसीलिए आपको ये व्याख्या करके ही बताया जा रहा है, जिससे आपको ये एक तरह से प्रैक्टिस हो जाए और आपको चीज़ों को बारे में पता चल जाए, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है,
हड़प्पा सभ्यता में ऊंचे चबूतरे पर बसे हुए ऊपरी भाग को गढ़ कहा जाता था। इस भाग में क्या शामिल नहीं था? तो याद रखना, हड़प्पा सभ्यता में जो वो बनते थे, आपके नगर बनते थे, वो दो भागों में बनते थे। एक जो पूर्वी भाग था उसे आवास क्षेत्र कहते थे, और जो पश्चिमी भाग था उसे किला या गढ़ी क्षेत्र कहते थे, गढ़ कहते थे उसको। तो उसमें क्या शामिल नहीं है, ये पूछा गया, क्या शामिल यहाँ पर नहीं है। कभी कभी एग्जाम में हाँ या नहीं, इसी पे हमें गौर करना होता है, ठीक है। तो क्या शामिल इसमें नहीं, ये पूछा गया है। तो याद रखना, इसमें जो आपका ये है सार्वजनिक भवन, ये उसमें होता था। जो है धान कोठार, ये भी उस वहाँ पर होता था, ठीक है। इसके अलावा गोदीवाड़ा वहाँ पर नहीं होता था। गोदीवाड़ा बंदरगाह को कहते हैं, ये समुद्र के किनारे होते थे, ठीक है। कार्यशालाएं भी होती थी। श्रमिक आवास नहीं होता था। श्रमिक आवास जो है हमेशा किस क्षेत्र में होता था? आवासीय क्षेत्र में होता था। तो इसका 3 और 5 नहीं होगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 3 और 5 इसका जो है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई नगरों की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? यहाँ पूछा गया कौन सा शामिल नहीं है। और अधिकांश क्वेश्चन का मैं इसी तरह से प्रैक्टिस आपकी कराऊंगा कि जो नहीं है, क्योंकि आपको आदत में डालना है कि ये किस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमसे गलत ना होने पाए, ठीक है। तो पूछा गया है हड़प्पा नगरों की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता शामिल नहीं है, ठीक है। ये पूछा गया है। पहला है, नगरों के घर सामान्यतः 2 या 3 मंजिला होते थे। दूसरा है, घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, बिल्कुल सही। घरों में एक अलग स्नाना घर होता था, बिल्कुल सही है। कुछ घरों में कुएं होते थे, बिल्कुल सही है, लेकिन एक गलत है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो 2 मंजिला नहीं पाए गए, एक ही मंजिला घर बने हैं, 2 मंजिला घर यहाँ नहीं बने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि ये नहीं पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है। लिखा है, हड़प्पा सभ्यता स्थलों में निर्मित सड़कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सत्य है ये हमें पता लगाना है, ठीक है। पहला है आपका, मुख्य सड़क करीब 10 मीटर चौड़ी होती थी, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। सड़कों के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे, बिल्कुल सही है। मकानों की नालियां सड़कों की नाली से जो है मिली होती थी, बिल्कुल सही है। मुख्य सड़क को जनपथ कहा जाता था, ये गलत है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा, अर्थात 1, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उसे जनपथ सड़क नहीं कहते थे, उसे मुख्य सड़क कहते थे, ये भी याद रखना। आगे जो है अगला क्वेश्चन बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण है। लिखा है, सिंधु सभ्यता के नगरों में भोजन के रूप में प्रयोग की जाने वाली खाद्य सामग्रियों की सूची शामिल है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कौन सा भोजन यहाँ के लोग जो है उपयोग करते थे? पहला है जौ और गेहूँ। दूसरा है, तो जौ और गेहूँ के यहाँ के लोग यूज करते थे, बिल्कुल सही। मांस और मछली, तो यहाँ के लोग मांस मछली भी खाते थे, बिल्कुल सही। अमरूद और केला भी यहाँ के लोग खाते थे, बिल्कुल सही। अनार और केला, तो अनार जो है यहाँ का जो है नहीं था, अनार उस समय यहाँ पे उपयोग नहीं होता था। तो ये 4 नंबर यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन हम जो है लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका जो है इसे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आपकी जो है ये चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सिंधु घाटी के निवासियों के समुद्री व्यापार से संबंधित नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है ये पूछा गया, वो भी समुद्री व्यापार से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए। तो पहला जो ऑप्शन है, लिखा है, लोथल से एक गोदी या जो है डाकयार्ड की खोज हुई है। तो गोदी मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है। तो लोथल में बंदरगाह का पता लगाया भी गया और यहाँ पे मिला भी है, या एक बंदरगाह नगर भी था, बिल्कुल सही है। यहाँ या मोहर पर जलयान का चित्र है, एक मोहर पर जलयान का चित्र दिया गया है, यह सही है या गलत है? तो या तीसरा, आयातित वस्तुओं की बहुतायत में उपस्थिति, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। पश्चिमी एशियाई देशों के साथ हड़प्पा कालीन लोगों के वाणिज्यिक संबंध थे, बिल्कुल सही है। 2 नंबर नहीं होगा, यहाँ की किसी भी मोहर पर जलयान के चित्र नहीं पाए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया, कौन सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है लगभग 7000
ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में कपास की खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसी एक ही क्वेश्चन से हमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कैसे मिलेगा अभी बताते हैं। ठीक है, पहला लिखा है कि लगभग 7000 वर्ष पूर्व भारतीय महाद्वीप पे कपास की खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मेहरगढ़ से मिले हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, भारतीय महाद्वीप किसे कहते हैं, या भारतीय महाद्वीप पे कौन कौन से देश आते हैं? तो भारतीय महाद्वीप पे टोटल 5 देश आते हैं। ये बात याद रखना, कौन कौन से देश हैं? तो भारतीय महाद्वीप में भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? भारतीय महाद्वीप कहते हैं। दूसरा क्या पूछा जा सकता है कि क्या हड़प्पा काल में कपास की खेती होती थी? तो होती थी, याद रखना, वहीं से इसकी शुरुआती हुई है, मेहरगढ़ से। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। तो एक ही क्वेश्चन में हमें कई क्वेश्चन भी पता चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी लिखा है, हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित परिधानों के संबंध में, परिधान मतलब होता है वस्त्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्त्रियां जो है छोटा घाघरा पहनती थी जो कमर बंद से कसा रहता था। ठीक है, ये पहला है। दूसरा है, ये बिल्कुल सही है, वस्त्र सूती और ऊनी दोनों प्रकार के होते थे, बिल्कुल सही है। आभूषणों का प्रयोग केवल महिलाएं करती थी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आभूषणों का प्रयोग महिलाएं और पुरुष दोनों करते थे। तीसरा गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि यहाँ सत्य पूछा गया है। ठीक है, तो सत्य और असत्य हम जरूर यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, लिखा है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता लगभग 2000 वर्षों तक जीवित रही, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता लगभग 1000 वर्षों तक जीवित रही। 1500 ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व होगा, यहाँ पर BC होगा, के आसपास हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी परिवर्तन इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यह सत्य पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3, अर्थात सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, लिखा है, आर्य भाषा वैदिक संस्कृति का आधार थी, ये बिल्कुल जो है क्या है, असत्य पूछा गया, तो ये बिल्कुल सही है। आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, ये गलत हो जाएगा, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है, आर्य हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं, बिल्कुल सही है, तो इसका केवल दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सावधानी जरूर बरतना है कि क्या इसमें सत्य और असत्य है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखा है, आर्यों के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या है, इसमें सत्य कुछ पूछा गया, ये भी याद रखना। आर्य सबसे पहले पंजाब में आकर के बसे थे, तो सबसे पहले कहाँ आकर के आर्य बसे थे, पंजाब में बसे थे, ये बिल्कुल सही है। और ये कौन सा पंजाब था, ये पाकिस्तान वाला जो पंजाब के क्षेत्र गया है, ये वो वाला क्षेत्र है। दूसरा, कालांतर में कुरुक्षेत्र तक आर्यों का प्रसार हो गया, बिल्कुल सही है। नर्मदा के मुहाने तक आर्यों का आवास था, नहीं, नर्मदा तक जो है आर्य नहीं पहुंच पाए थे, तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में युद्ध मवेशियों और भूमि के दोनों के लिए होते थे, तो युद्ध जो है मवेशियों के लिए और जो है मतलब जानवरों के लिए और भूमि दोनों के लिए होते थे, बिल्कुल ये सही है। तो यहाँ चूंकि असत्य पूछा गया है तो ये नहीं होगा, तो 1 तो नहीं होगा, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 ऑप्शन कट गया। दूसरा, युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा नहीं होता था, बंटवारा होता था, तो ये गलत हो जाएगा, 2 नंबर गलत हो जाएगा, तो केवल 2 क्या है, गलत है, ओनली 2 गलत है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी हमें निकालने होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल में लोहे के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, इसकी पहचान कीजिए। ठीक है, तो पहला जो है ऑप्शन दिया है, भारत में लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व से कुछ पहले हुआ था। ठीक है, ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमारे देश में लोहे का जो उपयोग हो रहा है लगभग 1000 ईसा पूर्व से हो रहा है, और अतिरंजी खेड़ा ये मेरठ के पास है, पहली बार वहीं लोहे की खोज हुई थी। दूसरा ऑप्शन है, लोहे के बने औजारों से गंगा की घाटी में घने जंगलों को साफ किया गया, बिल्कुल सही है, खेती करने के लिए।
लोहे के प्रयोग ने भारतीय महाद्वीप में प्रथम नगरीकरण को जन्म दिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। प्रथम नगरीकरण जो है सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था और सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का उपयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ सत्य पूछा गया है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का उपयोग ना करके कांसे का उपयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है महावीर स्वामी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उनकी माता का नाम त्रिशला था, ये बिल्कुल सही है। महावीर के परिवार का संबंध मगध से था, ये भी बिल्कुल जो है क्या है, सही है। तीसरा है आपका 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया था, बिल्कुल सही है, सत्य पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो आजकल क्या है, आजकल बड़े बड़े वाक्य बना करके ही क्वेश्चन पूछने लगे हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैन धर्म से है। लिखा है जैन धर्म के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सत्य है इसकी पहचान कीजिए। पहला है अहिंसा का पालन करना चाहिए, तो याद रखना अहिंसा का पालन ये जैन धर्म का सिद्धांत का मूल है, तो ये तो सही हो जाएगा। सभी को वस्त्रों का त्याग करना चाहिए, नहीं, पुरुषों को वस्त्रों का त्याग करना चाहिए, स्त्रियों को वस्त्र त्यागने की व्यवस्था जैन धर्म में नहीं की गई है। ठीक है, तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये कहा गया था, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कथन और कारण। कथन और कारण वाले क्वेश्चन में हमेशा क्योंकि लगाकर ही आंसर निकाला जाता है। ठीक है, तो कथन को पढ़ने के बाद जब क्योंकि बोलोगे और बोलने के बाद जब एक सेंटेंस पढ़ोगे कारण वाले, तो उसका आंसर निकल जाता है। लिखा है महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को साधारण जन आसानी से समझ लेते थे, क्योंकि महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा जो है प्राकृत भाषा में दी थी, तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ सत्य नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों ने किया था, बिल्कुल सही है, क्योंकि जैन धर्म में जो हिंसा करने वाले किसान थे और जो आपका योद्धा थे, उन्होंने जैन धर्म से दूरी बना रखी, क्योंकि वो हिंसा करते थे। एक किसान जब तक हिंसा नहीं करेगा, कीड़े मकोड़ों को नहीं मारेगा, तब तक वो जो है अपना अन्न कैसे पैदा करेगा। ठीक है, तो व्यापारी वर्गों ने ही सबसे ज़्यादा जो है जैन धर्म को अपनाया। किसानों के लिए अहिंसा का पालन करना मुश्किल था, ये बिल्कुल सही है, भैया आपको ही बताया मैंने। गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में जैन धर्म का प्रसार हुआ है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ व्यापारी वर्ग ज़्यादा रहता है। जैन धर्म की शिक्षाएं कुशीनगर में लिखी गई थी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। जैन धर्म की शिक्षाएं जो है ये आपका पाटलिपुत्र में और वैशाली में लिखी गई थी, तो इसका जो आंसर ये हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। लिखा है जैन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। भारत से बाहर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहला ऑप्शन ये है, बिल्कुल ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से कहीं अधिक प्रचलित था, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और थेरवाद ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखना, बौद्ध धर्म की एक शाखा से जुड़ा हुआ, मतलब एक शाखा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की, ये बस्तियां निम्नलिखित में से किस एक स्थान से नहीं मिली हैं। तो महाजनपद जो है हर जगह से पाया गया, लेकिन एक जगह से महाजनपद नहीं पाया गया, वो कौन क्षेत्र है। तो पहला है कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, दूसरा पुराना किला दिल्ली, हसनापुर मेरठ, अतिरंजी खेड़ा एटा। तो इसमें हो जाएगा आपका कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, यहाँ से जो है बस्तियाँ जो है नहीं मिली हैं, ये बात याद रखना, यहाँ से मानव बस्तियों के अवशेष नहीं पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाजनपद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ सत्य नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, बिल्कुल सही है, और कुछ 2 राजधानियां भी होती थी। राजधानियों की किलेबंदी केवल पत्थर से की जाती थी, ये गलत हो जाएगा, ईंटों से भी उसका होता था। अन्य राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए किलेबंदी की जाती थी, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
ये भी महाजनपद से जुड़ा हुआ है। ऐसे बड़े बड़े ही क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी हैं और आपको आदत डलाना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वन लाइनर को अब जो है वन लाइनर क्वेश्चन का जमाना चला गया। ठीक है, लिखा है आगे, महाजनपदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र, दोनों में 16 महाजनपदों के ही बारे में बताया गया कि 16 महाजनपद उस समय थी। तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। ठीक है, इन ग्रंथों में महाजनपदों के नाम की सूची एक समान है नहीं, दोनों में नाम की सूची अलग अलग है। दो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में नामों की सूचियाँ थोड़ा अलग अलग है। अस्मक दक्षिण भारत में स्थित एक मात्र महाजनपद था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, और अस्मक कहाँ है? ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद कालीन राजाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है, इसमें पूछा गया है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, तो यहाँ सत्य पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि जो है कि महाजनपद कालीन राजाओं के संबंध में जो है विचार करना और सही कथन की पहचान करनी है। ठीक है, लिखा है राजा के पास अस्थायी सेना थी, तो राजाओं के पास अस्थायी सेना होती थी, बिल्कुल सही है। सेना की भुगतान आहा सिक्कों से होता था। ठीक है, तो सेना को जो भुगतान होता था वो आहा सिक्कों से होता था, बिल्कुल सही। उस समय आहा सिक्के ठप्पा मार के बनाए जाते थे। तीसरा है, सेना को केवल युद्ध के समय बहाल किया जाता था, नहीं, सेना की जरूरत हर समय होती थी। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, महाजनपद कालीन कर प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा गया है, अब आपको इसको याद रखना है। लिखा है भाग फसलों पर लगने वाला कर था, ये बिल्कुल सही है। उपज का 1/3 भाग कर के रूप में देना पड़ता था, नहीं, जो है 1/4 भाग देना पड़ता था। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा बी, यही गलत हो जाएगा। कारीगरों को राजा के लिए महीने में 1 दिन कार्य करना पड़ता था, उसे हम बेगार कहते थे, और राजा के लिए करना पड़ता था बिना मजदूरी का। पशुओं को उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महाजनपद कालीन आर्थिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर कर नहीं देना पड़ता था, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि कर देना पड़ता था, क्योंकि यहाँ सत्य पूछा गया तो ये गलत हो जाएगा। अब ये अगर नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों कट हो जाएगा। अब हमें बी और डी में देखना है। ठीक है, दूसरा है आपका, आखेटको मतलब शिकार करने जाते थे, और संग्राहकों मतलब जो जंगल से भोजन इकट्ठा करते थे, को जंगल से प्राप्त वस्तुएं कर के रूप में देनी होती थी, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थित अंग महाजनपद निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? तो जो अंग महाजनपद है उस समय था, जिसकी राजधानी चंपा थी, वो वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर और भागलपुर के जिले में स्थित था अंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महाजनपद काल में कृषि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य कथन पूछा गया है। ठीक है, कौन सा इसमें असत्य है? लकड़ी की जगह लोहे के फाल का प्रयोग होने लगा था, बिल्कुल सही, महाजनपद काल में, क्योंकि यहाँ लोहे की खोज हो गई थी। धान को छिड़क कर उपजाने के बजाय पौधे के रोपण की विधि अपनाई गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। खेती का कार्य केवल भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से ही कराया जाता था, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और खाद्यान्न फसलों में वृद्धि हुई थी, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी के स्थान पर लोहे का उपयोग होता, तो खाद्यान्नों में तो वृद्धि हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो ये तो सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही महत्वपूर्ण है, और याद रखना जितने क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही लाया हूं मैं। ठीक है, तो लिखा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणराज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो गणराज्य उस समय थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब महाजनपद थे तो गणराज्य भी थे, 10 गणराज्य थे। ठीक है, तो उनके बारे में पूछा गया और कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। ठीक है, पहला है, गणराज्य में शक्ति परिवारों और कुलों के प्रमुखों के हाथों में रहती थी, बिल्कुल सही है। गणराज्य में वंशानुगत राजा का प्रचलन था,
ये नहीं होगा। वहाँ पर कार्य के आधार पर राजा का चुनाव करते थे। शाक्य और लिच्छवी वंशों ने अपने प्रसिद्ध गणराज्य स्थापित किए थे, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में राजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा क्वेश्चन इनमें पूछा गया, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, या नहीं पूछा गया तो इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है। पहला लिखा है, राजा समाज और धर्म का रक्षक होता था, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, राजा की स्थिति शक्तिशाली हो गई थी, ये भी बिल्कुल सत्य है। आमत्य, आमत मतलब होता है मंत्री, राजा को दैवी शक्ति और गुणों से संपन्न बनाते थे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मंत्री का काम होता था राजा के काम में हाथ बटाना, ठीक है ना, कि उन्हें दैवी शक्ति के रूप में स्थापित करना। पुरोहित राजा का मुख्य सलाहकार होता था, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में महाजनपदों के निर्माण में सहायक कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इनमें पूछा गया है और कौन सा सत्य है ये पूछा गया है। लोहे का व्यापक प्रयोग होने से महाजनपदों का निर्माण प्रारंभ हुआ, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इससे क्या हुआ, नए नए औजारों का निर्माण हुआ और नए औजार बनने से युद्ध और ज़्यादा जो है व्यापक हो गया। ठीक है, और उससे जो है महाजनपद और बड़े बड़े बनने लगे। और दूसरा, लोहे का जो उपयोग कृषि में हुआ तो जनसंख्या बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी और नगर से महानगर बनने लगे, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, दूसरा क्या है, नए कृषि उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज जो है उत्पन्न होने लगा था, तो ये भी बिल्कुल सही है, जैसे आपको मैंने बताया अभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, लिखा है, इसको इस तरह के क्वेश्चन भी कन्फ्यूजन वाले कभी कभी आ जाते हैं। तो लिखा है, ईसा पूर्व 6वीं सदी के निम्नलिखित महाजनपदों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें कौन सा ऐसा महाजनपद है जिसे हम पश्चिम वेस्ट से ईस्ट की ओर हम इसको क्रम में सजा सकते हैं? तो इसका जो पहला ऑप्शन है मगध, आपका मत्स्य कहाँ है? जयपुर में है, राजस्थान में। कौशल कहाँ है? ये आपका कहाँ पर है? ये आपका उत्तर प्रदेश में, अयोध्या के पास। काशी, ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास। फिर आपका बिहार में मगध पड़ता है, पटना और गया के पास। और फिर अंग जो है कहाँ पड़ता है? मुंगेर और भागलपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। यही क्रम जो है पश्चिम से पूरब की ओर सटीक बैठेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के विभिन्न वंशों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस एक शासक ने शासन नहीं किया था मगध साम्राज्य में? ठीक है, तो किसने शासन नहीं किया था? पहला है कालाशोक, ये बिल्कुल किया था। महापद्म नंद, ये भी बिल्कुल किया था। उदयन बिल्कुल किया था, लेकिन प्रसेनजीत नहीं किया था। प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? कौशल का राजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी लिखा है, वज्जी संघ पर अजातशत्रु आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु के उस मंत्री का क्या नाम था? तो उस मंत्री का नाम था वत्स्यकार, और इसी ने जाकर के जो है लिच्छवियों अर्थात वैशाली में फूट डाली थी, लिच्छवियों में फूट डाली थी, जिससे जो है अजातशत्रु उनको जीत पाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, लिखा है, वज्जी संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है इसकी पहचान कीजिए। ठीक है, तो लिखा है आपका, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, बिल्कुल सही है। वज्जी में गण प्रकार की शासन व्यवस्था थी, बिल्कुल सही, क्योंकि गणराज्य था। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों के समूह के लिए किया जाता था, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वज्जी संघ का सर्वप्रथम जो है किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका है दीर्घ निकाय में। दीर्घ निकाय में पहली बार जो है हमें वज्जी संघ के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का प्रयोग किया जाता था? तो याद रखना, महाजनपद काल में अनाज को रखने के लिए जो पात्र था उस पात्र का नाम था चित्रित धूसर मृतभांड। तो चित्रित धूसर मृतभांड एक मिट्टी का बर्तन होता था जिसपे चित्रकारियाँ की जाती थी। अब इस मैप में यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो याद रखना, उस समय महाजनपद काल में इसी को अनाज को रखने के लिए प्रयोग में करते थे। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा इसमें सत्य नहीं है पूछा गया है। मौर्यों से पूर्व मगध पर नंद वंश का शासन था, बिल्कुल सही है।
उत्तर भारत में मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त ने घनानंद को पराजित किया था, बिल्कुल सही है। घनानंद वंश का सबसे लोकप्रिय शासक था, बिल्कुल गलत है। सबसे लोकप्रिय शासक कौन था? नंद वंश का महापद्म नंद था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पे आपको हमेशा गौर करना है कि सत्य असत्य क्या पूछा जा रहा है। पहला है आपका 305 ईसा पूर्व में उसने घनानंद को पराजित किया था, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। वो 322-23 में पराजित किया था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर से भारत का राज्य छीना था, नहीं छीना था, ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि संधि हो गई थी। तो दोनों जो है यहाँ सत्य पूछा गया, जबकि दोनों असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंदुसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिंदुसार कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, ठीक है। लिखा है पहला, बिंदुसार के शासनकाल में साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था, बिल्कुल फैला हुआ था, ठीक है, बिल्कुल ये सही है, पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा है, बिंदुसार की दक्षिण के राज्यों के साथ मैत्री संबंध थे, बिल्कुल सही है। केवल कलिंग प्रदेश जो है, उड़ीसा और सुदूर दक्षिण के राज्य उसके साम्राज्य में नहीं थे, ठीक है। तो कुछ जो है दक्षिण के राज्य जैसे चोल, चेर और पांड्य नहीं थे, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1, 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख नहीं प्राप्त होते हैं? तो कंधार में प्राप्त होता है, जो अफगानिस्तान में है। दरभंगा में जो है अशोक का जो है अभिलेख मतलब शिलालेख नहीं मिलता है, तो ये आपका 2 नंबर गलत हो जाएगा। ब्रह्मगिरी ये आपका कर्नाटक में यहाँ से मिलता है, सारनाथ से भी मिलता है, लेकिन वाराणसी में नहीं मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक ने लोगों को शिक्षा देने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी जो जगह जगह घूमकर शिक्षा देते थे और धर्म का प्रचार करते थे, बौद्ध धर्म का? तो ये था आपका धम्म महापात्र। धम्म महापात्र की नियुक्ति अशोक ने किया था, जिन्होंने जाकर के पूरे विश्व में जो है किसको फैलाया? बौद्ध धर्म का प्रचार किया, ठीक है। उसे महाधम्मपात्र कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक द्वारा अपनाए गए धम्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करना है, ठीक है। उसका मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीता जा सकता है, बिल्कुल सही है। वह चाहता था कि उसके बाद उसके उत्तराधिकारी भी युद्ध के स्थान पर धम्म का पालन करें, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और कलिंग युद्ध के बाद ही उसने धम्म युद्ध की नीति को त्याग करके धम्म की नीति को अपना लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। लिखा है पहला आपका है, अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाया था, बिल्कुल सही है। अशोक ने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वह राजाओं के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो स्वयं जो है नहीं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही है। अशोक ने सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे थे, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रयोग की गई कौन सी लिपि से भारत में अनेक लिपियों का विकास हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, इससे बहुत सारी लिपियों का विकास हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है। पहला है, वह मनुष्यों और पशुओं की हत्या पर रोक लगाने के विरुद्ध था, नहीं, वो हत्या लगाया था, ठीक है, विरुद्ध नहीं था। तो इसका आंसर यही हो जाएगा क्योंकि यह नहीं पूछा गया है, ये सही होगा। बाकी वह धार्मिक सौहार्द का पक्षधर था, बिल्कुल सही है। उसने युद्ध ना करने का वचन दिया, ये भी सही है। उसने धार्मिक अनुष्ठानों में पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको लगातार हम कराते रहेंगे। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।